हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं के हाल ही में संपन्न हुए अर्धवार्षिक परीक्षा के गणित के पेपर को हल करेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये प्रश्न पत्र कुल 60 अंकों का था और कुल 2.5 घंटे इसके लिए समय निर्धारित था। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, वह 1,500 रुपये के कपड़े खरीदता है और 500 रुपये के जूते खरीदता है। बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। तो उसने 1,500 के कपड़े खरीदे और 500 के जूते, यानी कुल 2,000 रुपये उसने खर्च कर दिए और उसके पास थे कुल 10,000 रुपये। तो 10,000 में से 2,000 जाएंगे तो बचेंगे 8,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 और उसकी परवर्ती यानी उससे एक बाद वाली, तो वह है 1। इन दोनों का गुणनफल, तो इनका गुणनफल सदैव 0 एकम 0 होगा या 1 शून्यम 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, 3 विषम संख्याओं का योगफल होगा विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो जब हम कोई भी 3 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो इनका योगफल सदैव विषम संख्या ही होता है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे उदाहरण के तौर पर 3, 5 और 7। तो 5 और 3 8 और 7 15, इनका योगफल भी एक विषम संख्या ही आया। यह सदैव एक विषम संख्या ही होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। आकृति में कितने रेखाखंड हैं? तो आप देख पा रहे हैं एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक हो गया और जो तीसरा रेखाखंड है वो प्रारंभ से लेकर आखिरी तक होगा, यानी कुल 3 रेखाखंड होंगे, ए बी, बी सी और ए सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 5 है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाएं में कोण भी बराबर होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 से ना तो कम होगा ना ज़्यादा। तो जब हम इसे 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो आता है 60 अंश, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान है, तो हर एक पर एक एक अंक निर्धारित है। आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। 9 0 1 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खाली स्थान होती है। तो इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या के लिए हम अंकों को अवरोही क्रम में जमाएंगे, यानी 9 3 1 0, 9,310 इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन अगर सबसे छोटी संख्या बोला जाता तो हम इसे पूरी तरह से आरोही क्रम में नहीं जमाते, यानी हम 0 1 3 9 नहीं रखते। ये कहलाएगी 3 अंकों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर 0 का कोई मान नहीं है। इसे हम पढ़ेंगे 139 ही। तो जब भी इस प्रकार हमें सबसे छोटी संख्या बनाने को बोला जाए तो 0 को कभी भी पहले स्थान पर ना रखकर दूसरे स्थान पर रखा जाता है। 1 0 3 9, ये इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या खाली स्थान है। तो अभी अभी हमने देखा था ऑब्जेक्टिव में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। प्रश्न क्रमांक 8, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो खाली स्थान त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु रिक्त स्थान में जाएगा समबाहु, यहाँ त्रिभुज लिखा हुआ है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं या
बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, चित्रालेख में आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो चित्रों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और हर एक अंक प्रश्न पर 2-2 अंक निर्धारित हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण के तौर पर मैंने स्क्रीन पर एक संख्या रेखा बनाई है। आप इसे स्केल की सहायता से और बेहतर ढंग से बना सकते हैं। तो हमें 3 धन 4 का मान संख्या रेखा पर निकालना है। तो पहले लिखा हुआ है धन का 3, तो हम शून्य से पहले पहुंचेंगे धन के 3 पर। प्रश्न में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है 3 धन 4, तो पहले हम शून्य से 3 पर पहुंच गए। अब इसके बाद धन का चिन्ह लगा, इसलिए हम धनात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो कितना कदम आगे बढ़ना है? 4 कदम। तो 1, 2, 3 और 4, यानी हमारा अंतिम उत्तर होगा 7। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर हमने निकाल लिया 3 धन 4 का मान। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच के सबसे छोटे मार्ग को कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। जब घड़ी की घंटे वाली सुई 7 से 10 तक पहुंचती है तो वह प्रारंभ से कितना घूर्णन करेगी, यानी जो घड़ी की सुई है वह 7 से ये 10 पर पहुंच जाएगी, तो उसने कितना कोण बनाया? तो हम जानते हैं कि यहाँ 7 से 10 तक उसने कुल 3 घंटे का समय तय किया है, और घड़ी में कुल जो घंटे होते हैं वह 12, और जो कुल कोण होता है वह होता है 360 अंश। तो हम इसे हल कर लेंगे। 3 को 3, 3 चौके 12, अब 4 को 4 और 4 9 36, 4 0 0, यानी कुल 90 अंश का कोण घड़ी की सुई 7 से 10 बजे तक बनाएगी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कुछ इस प्रकार दिखता है। ये बाहर की तरफ जो कोण बनाया हुआ है प्रतिवर्ती कोण है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है, ऋण 7 धन कोष्टक में ऋण 9 धन 4 धन 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऋण 7 कोष्टक के बाहर आकर हो जाएगा ऋण 7। अब ये धन और कोष्टक के अंदर के ऋण का गुणा होगा, तो धन और ऋण का गुणा ऋण 9, फिर धन का 4 और धन का 16। तो 7 में भी ऋण है और 9 में भी ऋण है, तो समान चिन्ह होने की वजह से आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऋण 7 और ऋण 9 हो जाएगा ऋण 16 धन 4 और धन 16। अब ये धन का 16 और ऋण का 16 समान संख्या है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसलिए ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो उत्तर बचेगा 4। आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 है, 0.007 धन 8.5 धन 30.08 का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो आप इसे सीधे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको यदि परेशानी होती है तो आप इसे दशमलव के नीचे दशमलव जमा लें। जैसे 0.007, फिर 8.5, तो दशमलव के नीचे दशमलव आ गया और ये 5, और 30.8 है, तो दशमलव के पहले है 0 और फिर है 3, और इस तरफ है 0 और फिर है 8, फिर बाकी जो भी रिक्त स्थान है वहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, और फिर आसानी से आप जोड़ देंगे इसे। तो 7, 8, 5.83, यानी 38.587। इसे 38.587 नहीं पढ़ा जाता है, दशमलव के बाद के प्रत्येक अंक को हम पढ़ते हैं, यानी 38.587।
अब प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। संख्या 20 और 50 के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो हमें 20 से 50 की पूर्ण संख्याएं लिखनी है, यानी हमें 21 से लेकर 49 तक की संख्याएं लिखनी है। यानी आप शुरू करेंगे 21, 22, 23, 24, 25 और जाएंगे 49 तक। तो ये सारी संख्याएं 20 और 50 के बीच की पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। नीचे दिए गए वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो खुली वक्र यानी जिसका प्रथम सिरा और अंतिम सिरा एक दूसरे से स्पर्श ना कर रहे हो, वो खुली वक्र है। और बंद वक्र यानी वक्र में जो रेखा की शुरुआत है वहीं उसका अंत भी हो रहा है, तो वह बंद वक्र है। यानी प्रथम और अंतिम बिंदु जहाँ मिले हुए हों वह बंद वक्र है, और जहाँ प्रथम और अंतिम बिंदु दूर दूर हों, एक दूसरे से स्पर्श ना कर रहे हो, वह खुली वक्र है। जैसे पहला चित्र आप देख पा रहे हैं, इसके दोनों बिंदु स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ये खुली वक्र हो गई। फिर बी वाला जो है वह यहाँ पर कहीं पर भी आपको खुला स्थान नहीं दिख रहा है, तो यह बंद वक्र हो गई। फिर यहाँ तीसरी जो है वह ये खुली वक्र है, क्योंकि दोनों हिस्से अलग अलग दिख रहे हैं हमें। फिर चौथी जो है इसमें कहीं भी आपको खाली स्थान नहीं दिख रहा है, ये एक त्रिभुज है, ये बंद वक्र है। और पांचवा भी एक बंद वक्र है। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। प्रश्न क्रमांक 19 है 50 ऋण ऋण 40 ऋण ऋण 6। तो पहले हम इसका मान हमें निकालना है, तो पहले हम कोष्टक हल करेंगे। तो 50 और ये 50 के बाद के ऋण और ये कोष्टक के अंदर के ऋण, इनके बीच में कोष्टक है, मतलब इन दोनों ऋणों का गुणा होगा। तो ऋण और ऋण का गुणा धन और फिर 40। इसके बाद यहाँ भी ऋण है और कोष्टक के अंदर भी ऋण है, तो पुनः इसी प्रकार इन दोनों ऋणों का गुणा होगा। तो ऋण और ऋण धन 6। अब तीनों ही संख्याएं धनात्मक है, इसलिए सीधी जुड़ जाएंगी। तो 50 और 40 90 और 6 96, इसका उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। 16/5 ऋण 7/5 को हल कीजिए। तो 16/5 ऋण 7/5, दोनों भिन्न समान भिन्न है, क्योंकि इनके हर समान है। तो जब हर समान होते हैं तो इनका लघुत्तम समवर्त भी वही संख्या आ जाएगी, यानी 5 ही आ जाएगा। और हम अंशों को सीधे सीधे, ऋण चिन्ह है तो सीधा घटा सकते हैं। तो 16 में से 7 गया तो बचा 9 और बटे में 5, यानी 9/5। प्रश्न क्रमांक 21 है 5/6 में से 3/4 को घटाइए। तो 5/6 ऋण 3/4। अब यहाँ दोनों भिन्नों के हर अलग अलग हैं, तो हमें 6 और 4 का लघुत्तम समवर्ती लेना होगा। यानी 6 का और 4 का लघुत्तम समवर्ती आएगा 12। जैसे इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। हमने कुछ पहाड़ी लिख दिया 6 के 4 तक। 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। दोनों पहाड़ों में हमें जो ओबेनिस्ट गुणज है वह 12 है। तो इस प्रकार 6 और 4 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी 12। तो 12 इनका लघुत्तम समवर्ती आ जाएगा। तो 12 यहाँ लिख देंगे हम। अब इस 12 को हम इस 6 से भाग देंगे, तो ये जाएगा 2 बार, 2 बार भाग जाएगा, यानी 12 भागे 6, ये आ गया 2। और इस 2 का गुणा अंश में कर देंगे, तो 5 दूनी 10। ऋण, बीच में ऋण चिन्ह है तो यहाँ भी ऋण। फिर इस 4 से इस 12 को भाग देंगे, यानी 12 भागित 4, तो ये जाएगा 3 बार। जितनी बार भाग गया फिर उसका गुणा अंश में कर देंगे, तो ये जाएगा 3 तिरका 9, यहाँ जाएगा 9। तो इसका उत्तर आ जाएगा 10 में से 9 गया 1/12। तो उत्तर आ गया हमारा 1/12। ये चिन्ह आप नहीं लगाएंगे, ये केवल आपको समझाने के लिए लगाए गए थे। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 22 की ओर।
प्रश्न क्रमांक 22 है। अभिषेक के पास 15 रुपये 50 पैसे हैं। वह 5 रुपये 30 पैसे की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपये शेष बचते हैं? तो हमें बताना अभिषेक के पास कितने रुपये शेष बचे। तो आपको 15 रुपये 50 पैसे में से 5 रुपये 30 पैसे घटा देने हैं। तो ये बचेंगे 10 रुपये और 20 पैसे, जिसका उत्तर है। इसके बाद आरंभ होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। तो आइए देखते हैं इनके भी हल। प्रश्न क्रमांक 6 है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। यानी पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है 6 अंकों की, और उसके बाद उसके पहले जो 5 संख्याएं और आती हैं उन्हें भी लिखना है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, एक के साथ आप 5 शून्य लगा देंगे, यानी कि 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद हमें अवरोही क्रम में इससे छोटी 5 और संख्या लिखनी है। तो 1 लाख से छोटी हो जाएगी 99,999। फिर इससे छोटी हो जाएगी 99,998। इससे छोटी हो जाएगी 99,997। इससे छोटी हो जाएगी 99,996। ये हो गई 1 2 3 4, एक संख्या और लिखनी है हमें। तो इससे छोटी हो जाएगी 99,995। तो इस प्रकार हमने 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी लिख दी और अवरोही क्रम में इससे छोटी 5 संख्याएं भी लिख दी। प्रश्न क्रमांक 24 है। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा भर सके। तो जब भी हमें 2 या 2 से ज़्यादा संख्या दी हो और अधिकतम शब्द जब आए, तो अधिकतम शब्दों में हमेशा हम उन संख्याओं का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो हम इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और जो इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा वही उस बर्तन की अधिकतम धारिता होगी जो इन तीनों मात्राओं को माप सके। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें इन तीनों संख्याओं की बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो 403, इसमें हम पहले भाग देंगे 13 से। 13 से पहले ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो 40 के लिए हम भाग देंगे 13 तिया 39। 1 बच जाएगा तो ये 13 बन जाएगा, 13 को 13। अब नीचे 31 आया है जो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, जो कि 31 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा। तो 31 एकम 31। इसी प्रकार दूसरी संख्या के लिए हम भाग देते हैं 434 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम भाग देंगे, इकाई का अंक यहाँ 4 है तो 2 से भाग दे सकते हैं। 2 दूनी 4, फिर 2 1 को 2 और 2 सत्ते 14। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब सीधा हम 7 से भाग देंगे। 7 या 21 और 7 को 7। अब पुनः 31 से ही देना होगा, 31 को 31। और अंतिम संख्या है 465। तो पहले हम भाग देंगे 3 से। 3 को 3, 3 5 15 और 3 5 15। फिर 5 से भाग जाएगा इसमें, 5 3 15 और 5 को 5। फिर 31 से भाग जाएगा। तो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आप देख पा रहे होंगे कि 31 जो है वह उभयनिष्ठ है। इसके अलावा कोई भी संख्या तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ नहीं है। तो यही इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है 31। तो इस प्रकार उस बर्तन की अधिकतम धारिता 31 लीटर होगी जो इन तीनों बर्तनों की मात्राओं को पूरी तरह से माप सके। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 है। एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तकें
एक पंक्तिबद्ध रूप में रखी हुई हैं। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या दी गई कि भाई पंक्ति 1 से लेकर पंक्ति 5 तक में कितनी कितनी पुस्तकें हैं, और ये संख्या जो है वह सामने दी गई है यहाँ। जैसे पंक्ति 1 में कुल 4 पुस्तकें रखी गई हैं, पंक्ति 2 में कुल 5 पुस्तकें रखी गई हैं, पंक्ति 3 में 2 पुस्तकें। इस प्रकार हमें जानकारी दी गई है। अब हमें इस चित्रालेख की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है, पंक्ति 1 व पंक्ति 2 में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो इसे हम चित्रालेख में देखेंगे, पंक्ति 1 और पंक्ति 2 में कुल पुस्तकें। तो आप देख पा रहे हैं 4 पुस्तकें पंक्ति 1 में और 5 पुस्तकें पंक्ति 2 में है, यानी पंक्ति 1 और पंक्ति 2 में कुल 4 और 5 9 पुस्तकें हैं। अब दूसरा प्रश्न है, पंक्ति 3 व पंक्ति 4 में किस पंक्ति में पुस्तकें ज़्यादा हैं? तो आप देख पा रहे हैं 3 और 4 में किस में ज़्यादा है? पंक्ति 4 में ज़्यादा है। तो इसका उत्तर आ जाएगा पंक्ति 4 में। पंक्ति 4 में। अब अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 26। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब चूंकि गत्ता आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमें मान निकालना है चौड़ाई का, तो हम इसे इस प्रकार रखेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें लंबाई का मान दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई और क्षेत्रफल का मान दिया है 40। तो इस और गुणित चौड़ाई का मान, हमें ब्रेथ का मान पता नहीं है, तो हम इस 10 को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो गुणा से 40 के भाग में चला जाएगा। तो इसे हम सीधे लिख देते हैं। तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल भागित लंबाई, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो चौड़ाई b का मान हमें मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का हल। तो आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कक्षा 7वीं के गणित के पेपर के हल के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।